नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 यानी प्रीलिम्स 2022 जो जून में होने जा रही है को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स 27 अप्रैल से ही प्रारंभ किया गया है। इस क्रैश कोर्स से संबंधित कक्षाएं आप कल सुबह यानी 10 मई को भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लाइव देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कल की कक्षा का रिमाइंडर भी सेट करें। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार विवाद व सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक भ्रष्टाचार, भारतीय विश्वविद्यालयों में कई संकट, सरकार और बिजनेस तथा धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर के प्रयोग के प्रश्न पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की भी चर्चा करेंगे और उससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार विवाद तथा सुप्रीम कोर्ट पर। हाल ही में एक बार फिर से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मध्य का विवाद देखा जाने लगा है। यह मामला फिर से तब उठा जब सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण के प्रश्न को लेकर मामला उठा और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ के द्वारा फैसला किया जाना है। दिल्ली के लिए राज्य का दर्जा न होने के चलते नई दिल्ली के क्षेत्रीय प्रशासन के लिए नई दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल, जिन्हें एलजी कहा जाता है और जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, के बीच सापेक्ष शक्तियों पर लंबे समय से टकराव देखा जा रहा है। दोनों के बीच कई मौकों पर विवाद हुआ है, जिसमें एजेंसियों पर नियंत्रण अर्थात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिविल सेवा और बिजली बोर्ड आदि पर नियंत्रण के संदर्भ में विवाद देखे गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में 2021 का संशोधन भी ये बताता है कि संघर्ष की संभावना खत्म नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अधिनियम 2021 दिल्ली में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल यानी एलजी को प्राधान्यता देता है, जो लागू हो गया है। हालांकि इसे भी दिल्ली सरकार के द्वारा चुनौती दी गई है। इसी के संदर्भ में हमें नई दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल को और इससे संबंधित विवाद को समझे जाने की आवश्यकता है। संविधान की अनुसूची 1 के तहत दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश होने का दर्जा है, लेकिन 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाए गए अनुच्छेद 239 ए के तहत इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम और दर्जा भी दिया गया है। अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित करने की घोषणा की गई, जो निर्वाचित विधानसभा की सहायता और सलाह पर काम करता है। हालांकि सहायता और सलाह केवल उन मामलों से संबंधित है जिन पर निर्वाचित विधानसभा के पास राज्य और समवर्ती सूची के तहत अधिकार हैं। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अपवाद के साथ अधिकारों को शामिल किया गया है, यानी इन विषयों पर निर्वाचित विधानसभा को अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 239 ए यह भी नोट करता है कि उपराज्यपाल को या तो मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है या वह राष्ट्रपति द्वारा लिए गए उस निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य होता है, जो उसके द्वारा ही राष्ट्रपति को संदर्भित किए जाते हैं। साथ ही अनुच्छेद 239 ए उपराज्यपाल को राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के साथ किसी भी मामले पर राय के अंतर को संदर्भित करने का भी अधिकार
देता है। इस प्रकार उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच इस दोहरे नियंत्रण से सत्ता संघर्ष देखा जा सकता है। इस मामले में न्यायपालिका की भी लगातार भूमिका देखी गई है। जैसे कि सबसे पहले इसके संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला देखा गया, जिसने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की स्थिति को मानते हुए केंद्र सरकार के पक्ष में फैसले को दिया था। हालांकि जब आगे मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियों से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण सवालों पर फैसला करने के लिए मामले को एक संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया था। संवैधानिक पीठ को संदर्भित इस मामले को एनसीटी बनाम भारत संघवाद 2018 के रूप में जाना जाता है। इस मामले में 5 न्यायाधीशों की बेंच ने एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन में एक नया न्याय शास्त्रीय अध्याय को खोल दिया था। अदालत ने इस मामले में उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियम का हवाला देते हुए कहा कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के पीछे के उद्देश्य अनुच्छेद 239 AA की व्याख्या का मार्गदर्शन करेंगे। अर्थात उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियम के अंतर्गत अनुच्छेद 239 AA में संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाएगा, जिससे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग दिल्ली के मामले में अपनी तरह की विशेष स्थिति के संदर्भ में कार्य किया जा सके। इस संदर्भ में न्यायालय ने घोषणा की कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य हैं, विशेष रूप से यह देखते हुए कि दिल्ली विधानसभा के पास समवर्ती सूची और राज्य सूची में शामिल 3 अपवर्जित विषयों को छोड़कर सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति को प्रदान किया गया है। इस प्रकार उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय इसके कि जब किसी मामले पर राष्ट्रपति को अंतिम निर्णय के लिए वह किसी कार्य को संदर्भित कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी मामले को राष्ट्रपति को संदर्भित करने की उपराज्यपाल की शक्ति का अर्थ हर किसी मामले को संदर्भित करने से नहीं है, और ऐसा संदर्भ केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उत्पन्न होता है। वास्तव में उपराज्यपाल से यह उम्मीद की जाती है कि वह निर्वाचित मंत्रिपरिषद के विरोधी के रूप में कार्य न करके एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेंगे, और इस प्रकार 2018 के फैसले के माध्यम से विशेष रूप से प्रशासन के मामलों पर उच्च राज्यपाल की शक्तियों के ऊपर निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद की शक्तियों को महत्ता दी गई है। हालांकि इस फैसले के बावजूद विवाद पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि सेवाओं और अधिकारियों के नियंत्रण को लेकर विवाद जारी देखा गया था। इसके चलते मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने फैसले को सुनाया था। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को लेकर यह जो फैसला देखा गया, उसको लेकर न्यायपीठ में ही मतभेद था। इसके संदर्भ में फैसला सुनाने वाले एक न्यायमूर्ति के द्वारा यह फैसला दिया गया कि दिल्ली में सुचारू शासन की सुविधा के लिए सचिवों और विभागों के प्रमुखों का स्थानांतरण और पद स्थापना उपराज्यपाल द्वारा किया जा सकता है, जबकि दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों के फाइलों को मंत्रिपरिषद के माध्यम से उपराज्यपाल को भेजने की जरूरत है। इसके विपरीत दूसरे न्यायाधीश के द्वारा भिन्न राय को व्यक्त किया गया और यह निर्णय दिया गया कि कानून के तहत दिल्ली सरकार को सेवाओं पर नियंत्रण रखने की कोई शक्ति नहीं है। इस प्रकार सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर मतभेद के बाद पीठ ने यह फैसला सुनाया कि मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार दिल्ली के मामले में अब तीसरी बार न्यायालय में मामला गया है और अंततः सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद की जा रही है कि वह अंतिम रूप से इस पर अपना फैसला सुनाएगा, ताकि दिल्ली के विवाद को लेकर पूर्ण रूप से समाधान दिया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं अगले आलेख की, जो पेज नंबर 6 पे दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से न्यायिक भ्रष्टाचार पर। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा समय समय पर चर्चा में आता रहता है। इस संदर्भ में हमें इस मुद्दे को पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है।
जब हम बात करते हैं न्यायिक भ्रष्टाचार की, तो वास्तव में भ्रष्टाचार एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बेईमान या अनैतिक आचरण का एक रूप है जिसे अधिकार का पद सौंपा गया है और वह अक्सर व्यक्तिगत लाभ आदि प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के आचरण को करता है। भ्रष्टाचार में रिश्वतखोरी, गबन सहित कई गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। न्यायिक भ्रष्टाचार न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक रूप से वांछित सामाजिक व्यवस्था के प्रतिकूल जाती है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार भ्रष्टाचार की परिभाषा को काफी व्यापक बनाने का प्रयास किया गया है। आपको ये ध्यान देना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भारत में सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए अधिनियमित भारत सरकार का एक अधिनियम है। यह कानून परिभाषित करता है कि एक लोक सेवक कौन है और भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी में शामिल लोक सेवकों को दंडित भी करता है। इस कानून के द्वारा अनेक प्रकार के अपराधों की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जैसे कि जब कोई लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्य में किसी व्यक्ति का पक्ष लेने के बदले में अपने वेतन से अधिक धन या उपहार स्वीकार करता है, या फिर जब कोई लोक सेवक किसी ऐसे व्यक्ति से उपहार स्वीकार करता है जिसके साथ उनका व्यवसाय या आधिकारिक संबंध है। इसके अलावा जब कोई लोक सेवक आपराधिक कदाचार का दोषी होता है, जब वह नियमित रूप से अपने आधिकारिक कर्तव्य के दौरान लोगों का पक्ष लेने के लिए रिश्वत ले, या फिर यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कनेक्शन का उपयोग करके अवैध या भ्रष्ट तरीकों से लोक सेवक को प्रभावित करने के बदले में धन या उपहार स्वीकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार इन अपराधों को करने में लोक सेवक की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। आपको ये ध्यान देना है कि भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार के संदर्भ में लंबे समय से कुछ कारणों की पहचान की गई है, जिसके तहत अनेक बार न्यायिक भ्रष्टाचार देखा जाता है, क्योंकि सार्वजनिक ट्रायल्स जनता के द्वारा लगभग कभी नहीं सुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जवाबदेही का अभाव भी भ्रष्टाचार को जन्म देता है। उल्लेखनीय है कि न्यायिक जवाबदेही उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि कार्यपालिका या विधायिका की जवाबदेही। इसमें कम से कम 3 अलग अलग मूल्यों को बढ़ावा देना शामिल किया जाता है, जैसे कि विधि का शासन, न्यायपालिका में जनता का विश्वास और संस्थागत जिम्मेदारी। इसमें न्यायिक प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन अधिक न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कार्य करता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के पास ऐसा करने के लिए अभी तक कोई संस्थागत तंत्र नहीं बनाया गया है जिससे भ्रष्टाचार देखा जाता है। न्यायाधीश तब भ्रष्ट हो जाते हैं जब वे पूर्ण शक्ति का आनंद लेते हैं और उनके व्यक्तिगत एजेंडे मामले पर हावी हो जाते हैं। भारत में देखा जा रहा है कि किस प्रकार से न्यायिक भ्रष्टाचार निचली अदालतों यानी निचले स्तरों से शुरू होता है और ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। इस मामले में ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की तुलना में भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में भ्रष्टाचार की धारणा काफी अधिक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने भी दिखाया है कि भारत में एक सर्वेक्षण में 77% उत्तरदाताओं का मानना है कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। एशियाई मानवाधिकार आयोग का भी अनुमान है कि आधिकारिक अदालत शुल्क में प्रत्येक 2 रुपए के लिए अदालत में याचिका लाने में रिश्वत में कम से कम 1000 रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके चलते आगे उच्च न्यायालयों में भी भ्रष्टाचार देखा जाता है, क्योंकि भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निचली अदालत के न्यायाधीशों और वकीलों में से चुना जाता है, जिससे उच्च न्यायालयों में भ्रष्ट न्यायाधीशों के आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अनेक बार उच्चतम स्तर के न्यायाधीश भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने के लिए न्यायिक अवमानना शक्ति का उपयोग करते भी देखे जाते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से भारत में न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया भी बेहद बोझिल और लंबी है, जिसके चलते भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग आदि की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो पाई है।
हमारे पास महाभियोग के अलावा न्यायाधीशों को जवाबदेह बनाने या उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए भी कोई तंत्र स्थापित नहीं है, जिससे आगे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिल जाता है। भारत में न्यायिक मामलों के निस्तारण में होने वाली देरी भी अनेक बार भ्रष्टाचार का कारण बन सकती है। हमें ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से भारत में मामलों आदि के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा बैकलॉग देखा जा रहा है। भारत में 1 अरब से अधिक लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में 31 और उच्च न्यायालयों में 1079 न्यायाधीश ही देखे जाते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार 2017 तक भारत की जिला अदालतों में 2,41,00,000 से अधिक लंबित मामले हैं, जिनमें से 23 लाख से ज्यादा मामले तो ऐसे हैं जो 10 साल से अधिक लंबित हैं और 39 लाख से ज्यादा मामले 5 से 10 साल के बीच लंबित देखे गए हैं। इसके अलावा 31 दिसंबर 2015 तक अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर न्यायिक अधिकारियों के पदों पर स्वीकृत संख्या का लगभग 22% रिक्तियां हैं। उच्च न्यायालयों के मामलों में भी यह लगभग 42% का प्रतिनिधित्व करता है, जो रिक्ति के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार यह रिक्तियां भी एक समस्या है, जिनमें न्यायिक नियुक्ति में भाई भतीजावाद भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को बढ़ा देता है। इस प्रकार हमें न्यायिक भ्रष्टाचार को दूर किए जाने के लिए अभी से त्वरित आधार पर प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में हम निम्नलिखित सुझावों पर कार्य कर सकते हैं, जैसे कि न्यायिक अवमानना और महाभियोग की कार्यवाही में सुधार किए जाने की आवश्यकता है, न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा और न्यायाधीशों और वकीलों के लिए सत्यनिष्ठा संहिता को भी लागू करने की आवश्यकता है। इसके अलावा न्यायपालिका को कवर करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम का विस्तार करना होगा, योग्य कानूनी विद्वानों के लिए न्यायिक नियुक्तियों को खोलना होगा, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का उपयोग करना होगा और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोर्ट की फाइलों को कंप्यूटरीकृत किए जाने और अदालती कार्यवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके भी किया जा सकता है। इसके अलावा मामलों और विवादों के समयबद्ध निपटान हेतु न्यायिक सुधारों और न्यायिक वितरण प्रणाली में तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। हमें न्यायिक व्यवस्था में भीतर से सुधार लाने के लिए विसिल ब्लोअर्स आदि की प्रभावी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह एक प्रकार की खुली कार्य संस्कृति का समर्थन करेगी, जहां कर्मचारियों को न केवल रिपोर्टिंग में विश्वास होगा, बल्कि रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के बारे में भी पता होगा, जो आगे पारदर्शिता को ही बढ़ाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में शिक्षा क्षेत्र से है। इसे आप गवर्नेंस से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करने जा रहे हैं भारतीय विश्वविद्यालयों में विद्यमान अनेक संकटों की। हाल के वर्षों में अनेक विशेषज्ञों के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की ओर संकेतित किया गया है। भारतीय विश्वविद्यालयों के समक्ष के इस संकट को निम्नलिखित आंकड़ों से भी समझा जा सकता है, जैसे कि 2012 के बाद से उच्च शिक्षा पर खर्च सरकारी खर्च के 1% के रूप में 1.3% से 1.5% पर ही स्थिर हो गया है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सीटों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर वित्त वर्ष 2022-23 में छात्र वित्तीय सहायता को घटाकर 2078 करोड़ कर दिया गया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 2500 करोड़ के आसपास देखा गया था। यह भी कहा जा रहा है कि किस प्रकार से अनुसंधान और नवाचार के लिए आवंटन में 8% की कमी हुई है, जो 218 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे के निवेश में भी कमी देखी गई है, जैसे कि उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी, जो संस्थानों को सभी बुनियादी ढांचे आदि के लिए धन उपलब्ध कराती है, ने वित्त वर्ष 2020-21 में अपने बजट को 2000 करोड़ रुपए से काफी कम कर दिया है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को ऋण लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो आगे चलकर उनको ऋणग्रस्त बना सकता है।
इसके अतिरिक्त शैक्षणिक मानकों और प्रक्रियाओं पर भी अनेक बार प्रश्न उठते रहे हैं, जैसे कि पेपर का लीक होना आम बात हो गई है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम पेपर लीक होना इसका ज्वलंत उदाहरण है। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के विश्वविद्यालय ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र अभिव्यक्ति के गढ़ और राष्ट्रवाद का केंद्र रहे हैं। इसमें आप सेंट्रल हिंदू कॉलेज आदि का उदाहरण दे सकते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक बहस का केंद्र था, जिसमें छात्र और शिक्षक भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। इसके अलावा क्वींस मैरी कॉलेज चेन्नई को भी भारत छोड़ो आंदोलन के कई विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए जाना जाता है। 2010 के समय देखे गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी कई विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हुए थे। हालांकि इसके विपरीत हाल में विश्वविद्यालयों के संदर्भ में संस्थागत उदासीनता देखी गई है, जो अनेक बार दमन के मार्ग को प्रशस्त कर देता है। जामिया मिलिया इस्लामिया में हाल ही में छात्रों के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई स्वतंत्र अभिव्यक्ति को रोकने के संदर्भ में एक नकारात्मक उदाहरण तय कर देती है, जिससे हमें बचे जाने की आवश्यकता है। वस्तुतः हमें अपने परिसरों में विचारों की विविधता के लिए सही क्षमता को अपनाने की आवश्यकता है, जहां छात्रों के पास रचनात्मक अनुभव हो और वे अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम हो सके। अगर अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा नहीं दिया गया तो हमारे विश्वविद्यालय आलोचनात्मक सोच का समर्थन किस प्रकार से करेंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न देखा जा सकता है। क्रांतिक सोच को बढ़ावा न दिए जाने के चलते ही भारत के अनेक उच्च शिक्षण संस्थान वर्तमान की वैश्विक रैंकिंग में कहीं दिखाई नहीं देते, जैसे कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 500 में सिर्फ 8 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमता को बढ़ावा दिए जाने के साथ क्रांतिक सोच और समस्या समाधान को भी बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है। हालांकि इसे सक्षम करने के लिए विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में अधिक धन आवंटन, स्वायत्तता और सहिष्णुता के साथ एक उत्साहजनक पारिस्थितिकी तंत्र की भी आवश्यकता है। जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक प्रतिभाशाली भारतीय विद्यार्थी विदेश जाते रहेंगे और हम ब्रेन ड्रेन का यूं ही शिकार होते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से सरकार और बिजनेस की। भारत द्वारा हाल के वर्षों में निजीकरण को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही व्यापार के क्षेत्र से सरकारी हस्तक्षेप को कम किए जाने के दृष्टिकोण से सरकारी कंपनियों के विनिवेश को काफी बढ़ावा दिया गया है। सरकारों का तर्क है कि इसके माध्यम से विविध क्षेत्रों में कुशलता को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही राजकोषीय घाटे आदि को भी कम किया जा सकता है। हालांकि इसी के संदर्भ में अनेक विशेषज्ञों के द्वारा चीन, सिंगापुर आदि के उदाहरण को भी प्रस्तुत किया गया है और यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से उन देशों में सरकारी कंपनियों के द्वारा ही महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। जैसे कि इस संदर्भ में चीन की चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का उदाहरण दिया जाता है, जिसके पास $600 बिलियन से अधिक की संपत्ति है। इसी प्रकार से सिंगापुर का उदाहरण दिया जाता है, जिनकी कंपनियों के द्वारा पूरी दुनिया में निवेश को बढ़ावा दिया गया है। चीन के संदर्भ में तो इस प्रकार से देखा जाता है कि किस तरीके से चीन की कंपनियों के द्वारा जो अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया है, उसके माध्यम से ही वास्तव में चीन अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उपक्रमों यानी सरकारी कंपनियों के जरिए ही आर्थिक दबदबे का इस्तेमाल करना चाहता है। इसके अलावा भारत के द्वारा अनेक बार विनिवेश को सही ठहराने के लिए पश्चिमी विचारधारा और उदारीकरण के तर्क को दिया जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पश्चिमी देश जो दूसरों को उपदेश देते हैं, वे वास्तव में उसका अभ्यास नहीं करते हैं। जैसे कि दुनिया की शीर्ष संपत्ति रखने वाली कंपनियों की सूची को यदि बनाया जाए तो इसमें अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय संघ की सरकारी कंपनियां देखी जा सकती हैं।
लेकिन इसमें भारत से कोई शामिल नहीं है। विशेषज्ञों का इसके संदर्भ में कहना है कि हमें छोटी और घाटे में चल रही कंपनियों को विनिवेशित करने की आवश्यकता है, किंतु सभी प्रकार की कंपनियों का विनिवेश करना सरकारी घाटे का समाधान नहीं हो सकता है। हमें समझना होगा कि भारतीय सरकारी कंपनियों के द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात से ही बेहतरीन अनुभव को प्राप्त किया गया है। यदि इस अनुभव का उपयोग निजी क्षेत्र से प्रतिभाओं को लाकर उठाया जाए तो इसका बेहतर परिणाम निकाला जा सकता है। भारत में जिस प्रकार से विभिन्न उद्यम और स्टार्टअप्स सफल हुए हैं, उससे पता चलता है कि यदि बेहतर ढंग का प्रबंधकीय कौशल किया जाए तो राष्ट्रीय हित में भी उसका सर्वोत्तम परिणाम देखा जा सकता है, जिसे सरकारी कंपनियों के संदर्भ में भी लागू किए जाने की आवश्यकता है। सरकारों को अपने धन और सार्वजनिक संपत्ति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से भी सीखने की आवश्यकता है, जैसे कि सिंगापुर के द्वारा प्रारंभ से ही राष्ट्रीय और जनहित में प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही ज्ञान अर्थव्यवस्था आदि के माध्यम से संपत्ति का संचय किया गया है। भारत को भी इससे सीख लेते हुए मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों के माध्यम से वेल्थ फंड आदि का लाभ लिए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार इसमें वित्तीय बाजारों में उपस्थित प्रतिभाओं का भी इस्तेमाल कर सकती है। हमारे द्वारा इससे पहले भी दूर संचार के क्षेत्र के अलावा आधार आदि के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं का बेहतर इस्तेमाल किया गया है। सार्वजनिक फंड को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि भारत सरकार इसके संदर्भ में शेयर बाजारों में जाने माने उद्यमियों और धन प्रबंधकों का लाभ उठा सकती है। इससे निश्चित ही आगे चलकर जनता की भलाई के लिए उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल हो सकेगा। भारत को भी आवश्यक धन की आवश्यकता की पूर्ति होगी, जिसके लिए हमें हो सकता है कि विनिवेश की आवश्यकता भी ना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसे आप जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करने जा रहे हैं धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर के प्रयोग के प्रश्न पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा विभिन्न धार्मिक त्योहारों के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित एक फैसले का हवाला देते हुए लगभग 11,000 लाउड स्पीकरों को विभिन्न पूजा स्थलों से हटा दिया गया। यह कार्यवाही मुख्य रूप से गोरखपुर, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी की गई, जिसके तहत यह दावा किया गया कि अधिकांश पूजा स्थलों में जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जा रहे थे वह बिना कानूनी अनुमति और निर्धारित डेसिबल स्तर से ऊपर चल रहे थे। कई विशेषज्ञ इसे लेकर यह आशंका जता रहे थे कि ऐसा किए जाने पर धार्मिक विरोध देखने को मिल सकता है, किंतु सरकारी कार्यवाही को काफी परिपक्व प्रतिक्रिया मिली तथा इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार का व्यापक विरोध प्रदर्शन देखा नहीं गया। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं आदि को करने के लिए लाउड स्पीकरों का प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा है। अनेक बार जब इसके संदर्भ में विधि का प्रश्न उठाया जाता है तो धार्मिकता भी इसमें आड़े आती दिखाई देती है। अनेक बार सरकारों के द्वारा जब इसके संदर्भ में कार्रवाई की जाती है तो अनेक वर्गों के द्वारा इसको लेकर धार्मिक आशंकाएं भी जताई जाती हैं, किंतु हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि किस प्रकार से इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया परिपक्वतापूर्ण रही है। उल्लेखनीय है कि पहले रमजान आदि के समय में किसी प्रकार का संचार साधन न होने के चलते इस तरीके से लाउड स्पीकरों के द्वारा लोगों को विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में जागरूक किया जाता था, किंतु जब से इंटरनेट, मोबाइल आदि का आगमन हुआ है उसके बाद से लाउड स्पीकर पर प्रार्थना को बजाना आवश्यक नहीं रह गया है। इस दृष्टिकोण से भी अनेक विद्वान सरकार की कार्यवाही को उचित ही मान रहे हैं। यही कारण है कि हाल के वर्षों में सऊदी अरब और मलेशिया आदि देशों में जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्या में है, उस देश के अधिकारियों के द्वारा भी मस्जिदों आदि में लाउड स्पीकरों के प्रयोग को सीमित करने का प्रयास किया गया है। 2021 में सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने यह प्रयास किया कि मस्जिदों में अधिक मात्रा में लाउड स्पीकर का प्रयोग
ना किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब आदि देशों से शुरू हुई यह बदलाव की हवा शायद भारतीय इस्लाम को भी गले लगा रही है। इसी प्रकार से हिंदू मंदिरों में भी इसी प्रकार की सकारात्मकता को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत अत्यधिक लाउड स्पीकर प्रयोग के स्थान पर धर्म को व्यक्तिगत आधार पर ही माने जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच वाद विवाद को स्पष्ट करते हुए इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की व्याख्या करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, न्यायिक भ्रष्टाचार क्या है? भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार के कारणों को बताते हुए इसके निवारण हेतु प्रमुख सुझाव भी दें। 250 शब्द 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली विधानसभा की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की व्याख्या करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका में 2018-2019 के मामले के साथ हालिया वाद की भी व्याख्या करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप न्यायिक भ्रष्टाचार का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों की व्याख्या करेंगे, न्यायिक भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु प्रमुख सुझावों को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में अपेक्षित आंकड़े भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।